नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे पीएम मोदी, कई प्रोजेक्ट्स का होगा शिलान्यास। पाकिस्तान को आईना दिखा रहा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, ओवैसी बोले मुंबई हमलों के मुख्य अपराधी अभी भी बेखौफ। भारत के लिए जरूरी है 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट के निर्माण को दी मंजूरी। ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी में रहेंगे पीएम मोदी, एसपीजी ने संभाली सुरक्षा व्यवस्था। सीमावर्ती राज्यों में आज होने वाली मॉक ड्रिल स्थगित, जल्द होगा ऑपरेशन शील्ड की नई तारीख का ऐलान। अजरबैजान में पाक पीएम शहबाज शरीफ ने मांगी भीख, फिर भारत से वार्ता की जताई इच्छा। एनकाउंटर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर ढेर, साथी फरार, बदमाश के खिलाफ दर्ज थे 20 आपराधिक मुकदमे। दिल्ली के कोविड प्रभावित परिवारों को मिलेगा मुआवजा, रेखा सरकार ने उठाया बड़ा कदम। आरसीबी पंजाब में फाइनल की टक्कर आज, दोनों ही टीमों में दिग्गज गेंदबाज की होगी वापसी। दिल्ली वालों को गर्मी से मिलेगी राहत, बिहार और राजस्थान में 2 दिन बारिश का अलर्ट, यूपी में गिरेगा तापमान। ट्रंप को बड़ा झटका, लिबरेशन डे टैरिफ पर लगी रोक, यूएस कोर्ट में उठा भारत और पाक सीज फायर का मुद्दा। चीनी छात्रों के वीजा रद्द करेगा अमेरिका, हार्वर्ड पर फिर बरसे राष्ट्रपति ट्रंप, बताया यहूदी विरोधी। एलन मस्क ने छोड़ा ट्रंप प्रशासन, ट्रंप से यारी में आई दरार, एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। आसिम मुनीर है आतंकियों का आका, कराची लाहौर में लगे पोस्टर से खुल गई पाकिस्तान फौज की पोल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सावरकर से जुड़े मानहानि मामले में बुधवार को पुणे कोर्ट में बड़ा दावा किया है। ये दावा उस शिकायतकर्ता को लेकर है जिसने राहुल गांधी पर सावरकर के अपमान का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने बुधवार को पुणे के एक विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में एक आवेदन दायर कर ये दावा किया है कि मामले में शिकायतकर्ता सात्यकी सावरकर नाथूराम गोडसे का वंशज है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने ये भी आरोप लगाए हैं कि शिकायत करने वाले शख्स ने जानबूझकर अपने वंश की जानकारी छिपाई। राहुल गांधी के आवेदन के मुताबिक सात्यकी सावरकर महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल विनायक गोडसे का पोता है। आवेदन में कहा गया, जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता स्वर्गीय श्रीमती हिमानी अशोक सावरकर की मां गोपाल विनायक गोडसे की बेटी है, जो नाथूराम विनायक गोडसे के छोटे भाई हैं, जिन्होंने 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी। आवेदन में इस बात पर भी जोर दिया गया कि शिकायतकर्ता की मां हिमानी सावरकर न सिर्फ गोपाल गोडसे की बेटी और नाथूराम गोडसे की भतीजी है, बल्कि अभिनव भारत और अखिल भारतीय हिंदू महासभा जैसे हिंदुत्व संगठनों से जुड़ी थी। राहुल गांधी ने कोर्ट से शिकायतकर्ता को वंश की जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश देने की अपील भी की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं कि सात्यकी ने जानबूझकर व्यवस्थित तरीके से अपने वंश का खुलासा करने से परहेज किया। राहुल गांधी के आवेदन के मुताबिक ये तथ्य और गोडसे परिवार से शिकायतकर्ता का सीधा पारिवारिक संबंध मानहानि के मामले की दिशा तय करने के लिए प्रासंगिक है। इस बीच राहुल गांधी ने शिकायतकर्ता सात्यकी पर झूठी गवाही, मानहानि और न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाते हुए एक आवेदन दायर किया है। शिकायतकर्ता सात्यकी ने राहुल गांधी पर लंदन में मार्च 2023 में दिए गए एक भाषण के दौरान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। सात्यकी के मुताबिक राहुल गांधी ने कथित तौर पर सावरकर से जुड़े एक घटना में उनके लिखे लेख का हवाला देते हुए कहा था कि सावरकर ने एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमले को सुखद बताया था। सात्यकी ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए ये दावा किया था कि सावरकर के लेखन में इस तरह की किसी भी घटना का जिक्र नहीं था। तो वहीं अब राहुल गांधी के मुताबिक सात्यकी ने 9 मई को गलत और भ्रामक आवेदन दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि राहुल गांधी ने जमानत शर्तों का उल्लंघन किया।
जिसके बाद कोर्ट ने दोनों आवेदनों पर सात्यकी से अब जवाब मांगा है। कोर्ट ने सात्यकी को आरोपों का जवाब देने का समय दिया है और मामले की अगली सुनवाई 12 जून तक के लिए टाल दी है। मुसलमानों को अपनी ओर रिझाने के लिए और कट्टरवादी छवि को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब बड़ा ऐलान कर चुकी है। बताया जा रहा है कि अब बीजेपी मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देश के मुसलमानों के बीच जाएगी। बीजेपी दरगाह चौपाल, मस्जिद चौपाल और धार्मिक चौपालों का आयोजन करेगी। ये आयोजन भारतीय जनता अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा किया जाएगा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का कहना है कि मुसलमान कुरान तो जानते हैं पर संविधान कम जानते हैं। भारत में अगर खुशहाल रहना है तो संविधान और कुरान दोनों का बैलेंस होना चाहिए। जमाल सिद्दीकी का कहना है कि ये अभियान 9 जून 2025 से पूरे देश में चलाया जाएगा। सरकार की योजना मुसलमानों तक किस तरह पहुंच रही है उसका फीडबैक सरकार तक पहुंचाया जाएगा। जमाल सिद्दीकी ने बताया कि हम संविधान की प्रति भी बांटेंगे जिससे पढ़कर लोग मजबूत हों। मुसलमान कुरान तो जानते हैं लेकिन संविधान कम जानते हैं। दोनों की शक्तियाँ पता होनी चाहिए और दोनों हमें क्या क्या जिम्मेदारी देते हैं, क्या क्या अधिकार देते हैं, हमें पता होना चाहिए। हम अधिकारों की बात तो करते हैं लेकिन ज्ञान की कमी से अपने दायित्व को नहीं पहचान पाते। टकराव वहीं आता है। जमाल सिद्दीकी का कहना है कि जिस तरह से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को जवाब दिया है, हम इस उपलब्धि को भी जनता तक लेकर जाएंगे। बीजेपी नेता ने कहा कि हम इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर और इसकी सफलता के बारे में भी बताएंगे। भारत की ताकत और भारत की नारी शक्ति और सैन्य क्षमता के बारे में बताएंगे जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। हमारी सेना की 2 बहनों ने दुनिया को बताया कि भारत की क्या ताकत है। ये भी जरूरी है कि महिलाओं का सैन्य प्रशिक्षण हो। ऐसे वक्त में अग्निवीर योजना की अहमियत भी समझ आती है। जमाल ने बताया कि पहलगाम में जो बहनें थी, ऐसा नहीं था कि उनके पास शौर्य की कोई कमी थी, लेकिन प्रशिक्षण नहीं था। हम चौपाल के जरिए बहनों से कहेंगे कि वे अग्निवीर बने, एनसीसी में जाएं और ट्रेनिंग लें। प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। ये शारीरिक रूप से मजबूत भी बनाएगा और कठिन वक्त में जब जरूरत पड़े तो अपनी और अपने लोगों की रक्षा भी कर सकते हैं। हम फीडबैक लेकर जरूरत पड़ी तो सरकार से आग्रह भी करेंगे कि मदरसों, स्कूलों में बहनों के लिए प्रशिक्षण कोर्स में भी लागू हो। भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले भी मुसलमानों को अपने पाले में करने के लिए सौगात-ए-मोदी नाम की एक योजना चलाई थी। लेकिन अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इन चौपाल से क्या मुस्लिम बीजेपी की तरफ आएंगे या राजनीति में कोई बदलाव नहीं होगा। मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद जातिगत तनाव में बदल गया है। वकीलों के 2 पक्षों में हो रहे विवादों के बीच भीम आर्मी भी इस मामले में खुलकर सामने आ गई है। प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर भीम आर्मी लगातार प्रदर्शन कर रही है। हाल ही में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील बेसरिया के नेतृत्व में एक जोरदार प्रदर्शन किया गया था। मामले पर भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद भी लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इसे सीधे सीधे बहुजनों का अपमान बता रहे हैं। इस बीच मामले पर चंद्रशेखर आजाद ने देश के CJI B.R. गवई को एक पत्र लिखा है। पत्र में चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश दिए जाने के बावजूद अंबेडकर जी की प्रतिमा को स्थापित किए जाने से जानबूझकर रोका जा रहा है। भीम आर्मी चीफ ने CJI से मामले पर हस्तक्षेप करने और संबंधित अधिकारियों और व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चंद्रशेखर आजाद पत्र में लिखते हैं, सविनय निवेदन है कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक और संवैधानिक मूल्यों में आस्था रखने वाला व्यक्ति होने के नाते आपका ध्यान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ से संबंधित एक गंभीर और संवेदनशील विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार एवं शोषितों, वंचितों व महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक, विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को न्यायालय परिसर में स्थापित किए जाने से जानबूझकर रोका जा रहा है। यह स्थिति न केवल न्यायिक आदेश की खुली अवहेलना है बल्कि एक वैचारिक घृणा का प्रदर्शन भी है जो हमारे संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। अत्यंत गंभीर चिंता का विषय ये है कि इस विषय पर शांतिपूर्वक विरोध कर रहे सामाजिक संगठन भीम आर्मी के सदस्यों पर पुलिस की मौजूदगी में हिंसक हमला किया गया। ये न केवल लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार का हनन है बल्कि सीधे सीधे बाबा साहेब के विचारों, उनके अनुयायियों और बहुजन समाज के आत्मसम्मान पर हमला है। महोदय, जब न्यायालय के आदेशों का खुलेआम अपमान हो और संविधान के शिल्पकार की प्रतिमा को नष्ट करने की धमकियां दी जाए तो ये न केवल विधि का शासन बल्कि सामाजिक समरसता और न्याय प्रणाली की प्रतिष्ठा के लिए भी अत्यंत चिंताजनक स्थिति है। माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ के आदेशों की अवमानना को संज्ञान में लेते हुए त्वरित हस्तक्षेप करे, संबंधित अधिकारियों एवं व्यक्तियों के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए।
परम पूज्य बाबा साहेब की प्रतिमा की स्थापना की प्रक्रिया को न्यायपूर्ण, सुरक्षित और सम्मानजनक रूप से पूरा करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाए। शांतिपूर्ण विरोध कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों के निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करवाई जाए। महोदय, परम पूज्य बाबा साहेब केवल व्यक्ति नहीं बल्कि भारत के संविधान, लोकतंत्र, न्याय और समानता के जीवन प्रतीक है। उनकी अवमानना संविधान की अवमानना है। आपसे विनम्र निवेदन है, न्याय की इस पुकार को सुना जाए। अब आपको बताते हैं कि हाईकोर्ट परिसर में प्रतिमा को लेकर क्यों विवाद हो रहा है। दरअसल ग्वालियर हाईकोर्ट की 7 सदस्य बिल्डिंग कमेटी ने परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसके पीछे का मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि बार एसोसिएशन का एक समूह इसका विरोध कर रहा है। विरोध करने वाले वकीलों का कहना है कि प्रतिमा लगाना उचित नहीं होगा, जबकि अन्य वकील इसके पक्ष में हैं। 14 मई को प्रतिमा लगाने की अनुमति मिलने के बाद अचानक विरोध के चलते योजना रुक गई थी और वकीलों पुलिस में झड़प हो गई थी। 10 मई को प्रस्तावित जगह पर बार एसोसिएशन के सदस्यों ने तिरंगा फहरा दिया था। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने रोकना चाहा तो विवाद के हालात बन गए थे और धक्का मुक्की हुई। बार एसोसिएशन का कहना था कि ये झंडा हमने ऑपरेशन सिंदूर की याद में फहराया है। इसके बाद 14 मई को प्रतिमा की स्थापना को लेकर वकीलों का एक ग्रुप पहुंचा तो बार एसोसिएशन ने विरोध करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा भीम आर्मी ने भी इस मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया था। Pathankot happened after my Prime Minister went to Pakistan uninvited, and I want to put it on record, I was the one who criticized him for going over there. There were many opposition parties who criticized why did my Prime Minister went uninvited from Afghanistan to Nawaz Sharif's place, but our air base was attacked and we lost many personnel over there. The Prime Minister said Pakistan wants proof, you send your own team. Can you imagine any country inviting a neighboring country's spy agency to come to Pathankot? They were invited, they had seen, they were given all the records, but nothing moved, nothing happened. So this talk of, oh, why don't you speak to Pakistan? Who do we speak to Pakistan? You know, we have been cooperated with them, but Pakistan had never been forthcoming. So Pakistan army, Pakistan deep state is hell-bent on लेबनान की राजनीति में हाल ही में आए जबरदस्त उलटफेर ने पूरे क्षेत्र में तनाव की लहर दौड़ा दी है। स्थानीय चुनावों में हिजबुल्लाह और उसके सहयोगी दल अमल मूवमेंट ने भारी जीत हासिल की, जिससे संगठन की राजनीतिक ताकत का नया प्रदर्शन सामने आया। ये चुनाव 24 मई 2025 को दक्षिणी लेबनान के नगरपालिका क्षेत्रों में आयोजित किए गए थे। हिजबुल्लाह की इस जीत ने न केवल लेबनानी समाज में उसकी गहरी जड़ें दिखाई हैं, बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि वे अब केवल एक सैन्य संगठन नहीं बल्कि एक प्रभावशाली सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बन चुका है। हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह की रहस्यमयी मौत की खबरें सामने आई थी, जिससे संगठन के समर्थकों में आक्रोश फैल गया था। इसके तुरंत बाद इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में मैस अल जवाल क्षेत्र में जमीनी हमले शुरू कर दिए थे। ये वही इलाका है जहां चुनावों के दौरान हिजबुल्लाह की ताकत और प्रभाव का सबसे ज्यादा प्रदर्शन हुआ था। इजरायली रक्षा बलों ने इस क्षेत्र में घुसपैठ करते हुए लेबनानी सुरक्षा गश्त को पीछे धकेल दिया, जिससे दोनों पक्षों के बीच सीधा टकराव शुरू हो गया। हिजबुल्लाह ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक इजरायली हमले बंद नहीं होते वे किसी भी सूरत में हथियार नहीं डालेंगे। संगठन ने यह भी कहा कि नसरल्लाह की मौत उनके संघर्ष को और अधिक सशक्त बनाएगी, न कि कमजोर। ये बयान एक संकेत है कि हिजबुल्लाह अब पूरी ताकत से जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है। दूसरी ओर गाजा में हमास और इजरायल के बीच चल रहा संघर्ष भी लगातार तेज होता जा रहा है। हिजबुल्लाह ने इस संघर्ष को जंग करार देते हुए इजरायली सीमाओं पर मिसाइल हमले भी तेज कर दिए हैं। ऐसे में इजरायल को अब 2 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़नी पड़ रही है, दक्षिण में गाजा और उत्तर में लेबनान। हिजबुल्लाह की चुनावी जीत ने इजरायल के लिए एक सामरिक चेतावनी की तरह काम किया है। इससे ये संकेत मिला है कि अगर गाजा युद्ध लंबा खिंचता है तो उत्तरी सीमा से एक और व्यापक युद्ध की शुरुआत हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति को लेकर गहरी चिंता में है। अमेरिका और यूरोपीय देश हिजबुल्लाह की लोकतांत्रिक मान्यता पर संदेह जता रहे हैं और ये स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक संगठन हथियार नहीं डालता तब तक उसे एक वैध राजनीतिक ताकत के रूप में नहीं स्वीकारा जा सकता। इस पूरे घटनाक्रम ने पश्चिम एशिया में पहले से ही अस्थिर हालत को और विस्फोटक बना दिया है। इजरायल अब एक दोहरी चुनौती से जूझ रहा है, गाजा की लगातार जलती आग और लेबनान में उभरती राजनीतिक सैन्य ताकत। यदि हालात पर काबू जल्द नहीं पाया गया तो ये संघर्ष सीमाओं से परे जाकर एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो सकता है।
भविष्य अनिश्चित है, लेकिन एक बात स्पष्ट होती जा रही है कि इजरायल के लिए संकट अब केवल गाजा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लेबनान में भी उसका नया चेहरा सामने आ चुका है। ये संकट राजनीतिक भी है, सामरिक भी है और शायद जल्द ही मानवीय भी। अमेरिका की सियासत में उथल पुथल मची हुई है। ट्रंप सरकार के कई फैसलों का तो पहले से ही विरोध हो रहा था और अब डॉज विभाग के प्रमुख, अमेरिकी अरबपति और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने ट्रंप प्रशासन से इस्तीफा दे दिया है। मस्क ने खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में मेरा तय समय समाप्त हो गया है। मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फिजूल खर्च को कम करने का मौका देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। डॉज मिशन समय के साथ और मजबूत होता जाएगा क्योंकि ये पूरे सरकार में जीवन का एक तरीका बन जाएगा। आपको बता दें कि मस्क को ट्रंप प्रशासन में सरकारी खर्च में कटौती और नौकरशाही को कम करने के लिए बने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज के प्रमुख की जिम्मेदारी मिली थी और पहले ही उन्होंने इस बात के संकेत भी दिए थे कि जल्दी ही वो अपना पद छोड़ देंगे। इस दौरान मस्क और ट्रंप में तनाव की खबरें भी सामने आई। बीते दिन भी मस्क ने ट्रंप के एक विधेयक की निंदा की थी जिसे खुद ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बिल बताया था। वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट ऑफ 2025 नाम के इस बिल में टैक्स में कटौती जैसे प्रावधान शामिल है, जिसे मस्क ने फिजूल खर्ची बढ़ाने वाला बिल बताया था। बतौर डॉज प्रमुख अपनी जिम्मेदारी निभाने के बाद मस्क ने माना कि सरकारी व्यवस्था में बदलाव लाना बेहद मुश्किल काम है। फेडरल ब्यूरोक्रेसी की हालत जितनी सोची थी उससे कहीं ज्यादा खराब है। माना जा रहा है कि इस बिल को लेकर मस्क की नाराजगी ही उनके इस्तीफे की प्रमुख वजह है। वो ट्रंप प्रशासन में सरकारी खर्च में कटौती के इरादे से ही आए थे, लेकिन वो अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पाए। इसे लेकर उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि डॉज विभाग के जरिए मैं $1 ट्रिलियन की बचत करवा लूंगा, लेकिन वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। राजनीति में जितना करना था कर लिया है, अब और चंदा नहीं दूंगा। दरअसल इस दौरान मस्क को अपने कारोबार में भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। मस्क ने 56,000 सरकारी कर्मचारियों की छंटनी की, जिसे लेकर अमेरिका की जनता में आक्रोश देखा गया। मस्क की कार्रवाइयों को लेकर अप्रैल में उनके खिलाफ लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया। जगह जगह टेस्ला के बॉयकॉट की भी खबरें आई। यूरोप, अमेरिका में टेस्ला की कार जलाई गई। ऐसे में अब उन्होंने राजनीति को अलविदा कह दिया है। उनका ये फैसला ट्रंप के लिए भी झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार के चुनाव में मस्क ट्रंप के साथ पूरी मजबूती से खड़े थे। ट्रंप को जिताने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। ऐसे में इतने मजबूत सहयोगी का साथ छोड़ना ट्रंप के लिए वाकई में बड़ा झटका है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प
नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।